होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे। होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे। अगर धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। अगर धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस दिव्यांश विरथरी यूट्यूब चैनल पर। मैं अजय दांगी आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और मस्त होंगे और खूब दिल और जान लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, एक बार अब्राहम लिंकन से किसी ने पूछा था कि अगर आपको एक पेड़ काटने के लिए अगर 6 घंटे दिए जाए तो आप उस पेड़ को किस प्रकार से काटोगे। तो अब्राहम लिंकन का जो जवाब था वो ये था कि मैं इस पेड़ को काटने के लिए पहले 4 घंटे मैं अपनी कुल्हाड़ी को तेज करूंगा, फिर 2 घंटे में मैं इस पेड़ को काटूंगा। सर, सबसे बड़ा फॉर्मूला, सबसे बड़ा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की सबसे बड़ी ट्रिक इस स्टोरी से हमको मिलती है। और वो सीख है कि कोई भी चीज को शुरुआत करने से पहले, कोई भी चीज को स्टार्ट करने से पहले उस चीज की एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी, उस चीज की एक परफेक्ट प्रिपरेशन, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। आजकल हो क्या रहा है सर, आजकल जितने भी एस्पायरेंट तैयारी कर रहे हैं वो सबके सब लोग पढ़ रहे हैं। 99% पीपल्स आर स्टडिंग वेरी हार्ड। कई सारे लोग से आप भी मिलते होंगे, वो सबके सब लोग बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं पर उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। अब उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सर, मैं आपको आज बता रहा हूं और बार बार मैं आपसे कहता रहूंगा कि सर, पढ़ने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता। जिनने भी आपसे बोला होगा कि सिलेक्शन लेने के लिए आपको जी जान से पढ़ना होगा, सही बात है, सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ना जरूरी है, पर केवल पढ़ना जरूरी नहीं है। केवल पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप किस टाइप से पढ़ते हैं, आप कौन सी चीजों को पढ़ते हैं, आप समझकर पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, आप एग्जाम के अनुरूप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, ये सब की सब चीजें मायने रखती हैं पेपर को निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर जो एग्जामिनेशन में स्टूडेंट लैक करते हैं वो है एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी। और ये ध्यान रखना सर, आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो स्ट्रेटेजीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कैसे हम चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम किस चीज़ को पढ़ें, हम किस चीज़ को छोड़ें, हम चीज़ों को देर तक कैसे याद रखें, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ। सर, बीइंग एसएससी एस्पायरेंट, मैं भी एसएससी का एस्पायरेंट रहा हूँ, पहले था, अब नहीं हूँ मैं एसएससी का एस्पायरेंट। सर, होता क्या है, 2016-17 की टाइम बात थी जब मैं एसएससी का एस्पायरेंट था। एसएससी मेरे लिए कभी भी गोल नहीं था कि मैं एसएससी में जॉब करूं या एसएससी को मैं क्वालिफाई करूं, ये मेरे लिए कभी भी गोल नहीं रहा। मैं एक सिविल सर्विस का एस्पायरेंट रहा हूं, तो सिविल सर्विस मेरे लिए हमेशा से ही गोल है। अभी भी मैं सिविल सर्विस की ही तैयारी कर रहा हूं। तो एसएससी को मैंने एक सेकेंडरी रूप से चुना था कि यार मैं एसएससी की तैयारी सेकेंडरी ऑप्शन के लिए करूंगा, इसमें मैं सिलेक्ट होकर अपने कैरियर को सिक्योर कर लेता हूं। एक ऐसी विचारधारा मेरी थी 2016-17 में। तो मैंने एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट करी साइड से कि यार मैं थोड़ा बहुत टाइम देके किसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगा, एसएससी सीजीएल की, क्योंकि मुझे एग्जाम थोड़ा सा सिंपल सा लगा था कि यार ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है इस एग्जाम में, मैथ्स और इंग्लिश थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो मैंने ये चीज़ सोची थी। अब मेरे सामने कई सारे चैलेंज थे, मैं आपको बताता हूँ कि एक तो एक सिविल सर्विस एग्जाम का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो उसको भी कंप्लीट मुझको करना था। दूसरी चीज़, मैं वर्किंग भी था, बीइंग अ वर्किंग मैन, तो मुझे वहाँ पर काम भी करना पड़ता था, मैं टीचिंग भी करता था और साथ साथ में मुझे को क्लासेस भी लेनी पड़ती थी, तो मुझे उधर भी टाइम देना है और एसएससी की भी तैयारी मुझे अब साइड से करनी है। तो कुल मिला के मेरे पास 2 या 3 घंटे होते थे जिसमें मुझे एसएससी की तैयारी करनी पड़ती थी। तो कैसे मैंने इन 2 या 3 घंटे को मैनेज करा और इन माय वेरी फर्स्ट ट्रू अटेम्प्ट मैंने एसएससी सीजीएल 2016 और 17 को क्वालिफाई करा। प्री मेंस टायर 3 सब चीजों को मैंने क्वालिफाई करा। दो आई कुडंट एंटर इन द फाइनल लिस्ट, मैं फाइनल लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाया। इसके कई सारे कारण रहे, डिस्क्रिपेंसी बहुत रही, आपको पता होगा 2017 में एससी में बहुत सारा स्कैम हुआ, 17 में बहुत ज़्यादा बार डिले हुआ एग्ज़ाम। तो उस बीच मेरे स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम मेरा इस एग्ज़ाम के साथ क्लास हो गया, तो उस बीच ये सब चीज़ें रही। पर
मैंने अगर मैं आपको बताऊं तो मेंस 2017 मेंस इंग्लिश के पेपर में आई मैनेज टू गेट 170 मार्क्स, और मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ा। लिटरली अगर मैं बताऊं तो मैंने इतनी ज़्यादा तैयारी करी नहीं, तब भी मैंने ठीक ठाक मार्क्स अचीव कर लिए थे। और आपको एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, उस टाइम नॉर्मलाइजेशन नहीं होता था, ठीक है। तो ये जो मार्क्स थे वो बिल्कुल जो मेरे आ रहे थे वही आ रहे थे, ठीक है। अब मैंने ऐसी चीज़ कैसे करी मैं आपको बताता हूँ। तो 2 या 3 घंटे मेरे पास टाइम होता था, तो मैं इस टाइम को मैं कैसे मैनेज करता था, मैंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई। तो मैं इंग्लिश को लेकर मैं आपको बताता हूँ। तो इंग्लिश को लेकर मैं क्या करता था सर, कि मैंने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली थी। मैंने अपने फ़ोन में वोकैब को रिकॉर्ड करा, मैंने अपने फ़ोन में ईडियम्स को रिकॉर्ड कर लिया, और मैंने अपने फ़ोन में वर्ड्स, रूल्स, जितनी भी चीज़ें हो सकती थी इंपॉर्टेंट चीज़ें, उन सबको मैंने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करा। और जो ट्रेवलिंग का टाइम होता था ना, जैसे हमारे सबके जीवन में ट्रेवलिंग का टाइम होता है, हम कहीं ना कहीं जाते हैं, तो ये टाइम बहुत वेस्टिंग होता है। तो मैं उस टाइम क्या करता था, अपनी ईयरफोन को प्लग इन करता था एंड स्टार्ट कर लेता था उन चीज़ों को, तो जिससे मेरे रूल्स वगैरह थे वो बार बार रिवाइज होना चालू हो जाते थे। तो वो टाइम मैंने अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन को इस टाइप से करा। दूसरी चीज़, मैंने वोकैब को कैसे स्ट्रॉन्ग करा। तो सर वोकैब कई प्रकार की होती है। एक ऐसी वोकैब होती है जिसको आप नहीं सुनते कभी भी, वो बहुत टफ प्रकार की वोकैब होती है। जैसे वर्ड, मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, फ्लेवर गेस्टेड एक ऐसा वर्ड है जो जनरल लाइफ में आपको नहीं सुनने को मिलेगा। तो कुछ जो ऐसे वर्ड होते थे सर, मैं ऐसे वर्ड अपने जो दोस्त हैं मेरे फ़ोन में, जो दोस्तों के नाम सेम है मेरे, ऐसे दोस्त जिनसे मैं फ्रिक्वेंटली अटैच होता हूँ, जिनसे मैं फ्रिक्वेंटली इनको मैं कॉल वगैरह करता हूँ, इनके कॉल मेरे पास आते हैं, तो मैं इनका नाम चेंज करके उस वोकैब के नाम पर रख देता था। ये फ्लेवर गेस्टेड हो गया, ठीक है। इस टाइप से मैं उन दोस्तों के नाम क्या करता था, रख देता था। तो 2 या 3 दिन बाद मुझे वो वोकैब देखने को मिल जाती थी बार बार, और फिर मैं उसको दोबारा से चेंज करके कोई नया एक वर्ड आया तो मैंने उसका नाम रख दिया। तो ऐसे करते 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 वो जितने भी वर्ड थे वो सब के सब मेरी जनरल लाइफ का हिस्सा बन चुके थे। तो मेरी इस टाइप से मेरी वोकैब अच्छी हुई। दो मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अभिन्न अंग है, तो मेरा कॉम्प्रिहेंशन ठीक ठाक था, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने इंग्लिश की तैयारी थोड़ी बहुत की थी। 2 या 3 घंटे में भी मैंने कुछ हिसाब से अपनी चीज़ों को तैयार कर लिया था। तो सर मैं यही आपसे बोलना चाहता हूँ कि स्ट्रेटजी इज ऑल अबाउट, आप ज़्यादा बिना पढ़े भी इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, ठीक है, बट आपकी स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो आज मैं आपसे एक एक सब्जेक्ट को लेके बात करने वाला हूँ। मैं आपसे जो बात करूंगा यहाँ पर वो जनरल स्टडीज़ के सेक्शन की बात करूंगा, कि जनरल स्टडीज़ में आप कैसे अच्छे मार्क्स क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, कैसे चीज़ों को बहुत देर तक रिटेन कर सकते हो, याद कर सकते हो, और कैसे आप कौन सी चीज़ आपको पढ़नी है, कौन सी चीज़ आपको छोड़नी है, एक एक टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। और जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है आपका हिस्ट्री का। जो पहला टॉपिक है वो किसका है, आपका हिस्ट्री का टॉपिक है। तो सर हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो हमारी हिस्ट्री 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। पहली एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरी मॉडर्न हिस्ट्री, और तीसरी हिस्ट्री है आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री, और तीसरी हिस्ट्री है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। तो 3 पार्ट में मैंने हिस्ट्री को डिवाइड करा। पहले मैं आपको बुक का बता देता हूँ, कौन सी बुक आपको जनरल स्टडीज के लिए पढ़नी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कहीं पर भी आपको नहीं जाना, कौन सी बुक आपको जनरल स्टडीज के लिए पढ़नी है। तो सर नीली पीली किताब का मतलब है लूसेंट की बुक। नीली हिंदी मीडियम में आती है, पीली इंग्लिश मीडियम में आती है। इस बुक को आपको पढ़ना है, और कॉम्प्लीमेंटेड बाय एसएससी किरण एमसीक्यू। इसको कॉम्प्लीमेंटेड किसके द्वारा करना है, आपका एसएससी एमसीक्यू किरण की बुक के द्वारा। कोई भी टॉपिक आप पढ़ो, एमसीक्यू लगाना मत भूलिए। क्यों मत भूलिए, क्योंकि एमसीक्यू से चीज़ें आपकी लॉन्ग लास्टिंग, आप उनको क्या कर पाओगे, याद कर पाओगे। और जैसा कि मैंने आपसे बोला है, एसएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कई सारे क्वेश्चन वो आपको पेपर में मिलने वाले हैं जो पेपर में पहले से ही पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है चीज। फर्स्ट थिंग इज दैट आपको लूसेंट पढ़ना है। कई सारे लोग आपसे कहते हुए मिल जाएंगे कि इस बुक में से कुछ भी नहीं आता, ये लूसेंट की बुक बकवास है, इसमें बहुत गलतियां हैं। सर ये वो लोग हैं जिन लोगों ने इस बुक को कभी पढ़ा नहीं है। बुद्धा ने एक बहुत अच्छी बात बोली है सर। बुद्धा के जो 8 क्या थे, अष्टांगिक मार्ग थे, उसमें बुद्धा बोलता है कि राइट नॉलेज का मतलब है व्हाट एवर यू हैव नॉलेज दैट इज योर्स।
जो भी आपके पास ज्ञान है वो आपका होना चाहिए। और हमारे यहाँ क्या दिक्कत है सर भारत में कि हम दूसरों के ज्ञान पे चलते हैं। मैंने आपको बता दिया और आपने वो मान लिया, और हमारे यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है सर वो मल्टीप्लाई होके जाती है। मल्टीप्लाई मतलब मैंने अगर आपको एक बात बताई है तो जब आप इस बात को किसी दूसरे को बताओगे तो आप उसको 4 बातें बताओगे, जब दूसरा वाला इस बात को बताएगा तो फिर वो 8 बातें बताएगा। तो इस टाइप से हमारी बातें सब जगह चली फिरती हैं और एक परसेप्शन सबका क्रिएट हो जाता है कोई भी चीज़ के बारे में। आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया है पर आपको उस चीज़ के बारे में सब पता है, यार वो बेकार है, अच्छी है, सब कुछ है, ठीक है। तो मैं आपको बोलने वाला हूँ इस बुक से अच्छी फैक्ट वाली बुक कोई भी नहीं हो सकती। इवन इन द IAS प्रिपरेशन द रोल ऑफ दिस बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सब एग्जाम के लिए, कोई भी जनरल स्टडीज का एग्जाम हो, इस बुक का कोई सब्स्टिट्यूट मैंने अभी तक नहीं देखा है और ना ही होगा, ठीक है। तो ये 2 बुक आपको पढ़नी है, ठीक है। अब पढ़ना कैसे है? पहली चीज, कई सारे लोग क्या करते हैं, इस बुक को रटना स्टार्ट कर देते हैं। दे स्टार्ट्स फ्रॉम वेरी फर्स्ट पेज टू द लास्ट पेज। कहीं नहीं, अब तो मैं इस बुक को पूरा रट के ही मानूंगा। तो मैं आपको पहली चीज ये बता दूं कि भैया ये बुक है और बुक रटी नहीं जाती, पढ़ी जाती है। पहली चीज याद रखो, तो रटना नहीं है इसको। तो अब कैसे हम इस बुक की तैयारी करें, कैसे हम इस बुक को पढ़ें? तो पहला सब्जेक्ट मैं जो ले रहा हूँ वो हिस्ट्री ले रहा हूँ। हिस्ट्री 3 सेक्शन में हम डिवाइड करते हैं। पहली हिस्ट्री है एंशिएंट, दूसरी हिस्ट्री है मेडिवल और तीसरी हिस्ट्री जो है वो है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। तो सर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप देखिए किस हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, तो नो डाउट जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं वो है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। इस हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेपर में आपके पूछे जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप किस हिस्ट्री पे फोकस करोगे, मॉडर्न हिस्ट्री पे आप क्या करोगे, फोकस करोगे। अब बात आती है कि मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है। आपको ऐसे नहीं पढ़ना कि आप लूसेंट उठाओ, मॉडर्न हिस्ट्री को ले कॉपी से रटना चालू कर दो, नहीं। एक कॉमन मैन की हिस्ट्री है, लोग बाग ऐसे पढ़ेंगे और फिर आप 1-2 दिन में इस चीज को क्या करोगे, भूल जाओगे। आपको ऐसे नहीं पढ़ना। आप क्या करोगे, इस हिस्ट्री को डिवाइड करोगे। कैसे डिवाइड करोगे? तो आप सोचिए कि पहली हिस्ट्री 1857 से लेके कांग्रेस के फॉर्मेशन तक का पार्ट हो गया। एक कौन सा पार्ट हो गया? 1857 से लेके आपका कांग्रेस के फॉर्मेशन तक का। तो इस बीच जितने भी फैक्ट बनते हैं उस फैक्ट को आप एक पेज में नोट करिए। अब ध्यान रखना, नोट आपको ऐसे नहीं करने कि आप लाइन लाइन लिखते जा रहे हो ना, बिल्कुल नहीं। आप अब इन सबको किस टाइप से नोट करोगे, कोई भी फ्लो चार्ट बनाकर। कोई भी फ्लो चार्ट, आप इसको ट्राइंगल बना सकते हो, आप सर्किल बना सकते हो, आप एक पेड़ का, एक ट्री टाइप का डायग्राम बना सकते हो, उसमें आप कुछ लिख सकते हो। तो इस टाइप की फ्लो चार्ट का आपको यूज करना है कोई भी फैक्ट लिखते में, और 2 या 3 पेन का आपको यूज करना है। कितने पेन का यूज करना है? 2 या 3 पेन का। ऐसा क्यों करना है? क्यों? क्योंकि सर जो आपका माइंड होता है वो इमेजेस को, विजुअल्स को बहुत टाइम तक याद करने की कैपेसिटी रखता है रादर देन जनरल लिखे हुए शब्दों को। आपको पता होगा, आप एग्जामिनेशन में जाते होगे तो आपको इमेज क्योंकि लोगों के नाम, जो लोग हमसे मिलते हैं हम उनके नाम भूल जाते हैं। आप बोलते हो ना यार चेहरे से याद होगा, तो चेहरे से याद करने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो दिमाग है वो विजुअल्स को, वो इमेजेस को, वो फ्लो चार्ट्स को बहुत जल्दी रिटेन कर सकता है, बहुत टाइम तक याद कर सकता है। तो आप जब फैक्ट लिखो तो हमेशा किस में लिखो, फ्लो चार्ट के जरिए आप इनको बनाना चालू करो। पहली चीज, आपने एक सेक्शन बनाया 1857 से लेके कांग्रेस तक के फॉर्मेशन का, आपने उस एक पेज में इसको लिख लिया। फिर एक पार्ट आपने डिवाइड करा कांग्रेस के फॉर्मेशन से लेके गांधी जी जब तक आए थे तब तक का पार्ट। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मिलते हैं वो सब के सब फैक्ट्स आप किस फ्लो चार्ट के जरिए यहाँ पर लिखना चालू कर दो। फिर उसके बाद गांधी जी के पार्ट को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। एक पार्ट 1920 से लेके 1935 तक का पार्ट, और फिर एक पार्ट 1935 से लेके 1950 तक का पार्ट। तो ऐसे आप देखोगे कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री 4 पन्नों में खत्म हो जाएगी। आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कितने पन्नों में खत्म हो जाएगी? 4 पन्नों में। और आपने किसका यूज करा? फ्लो चार्ट का यूज करा इन सब चीजों को याद करने के लिए। तो आप देखोगे सर आश्चर्यजनक तरीके से कि आपको चीजें बहुत देर तक क्या है याद हैं, आपको बहुत देर तक चीजें याद आ रही हैं, ठीक है। तो एक टाइप है मॉडर्न हिस्ट्री का, आप इसको इस टाइप से क्या कर सकते हो, कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं आपसे एंशिएंट हिस्ट्री की और मिडिवल हिस्ट्री की। अब एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्रीज में आपको पढ़ने को मिलती हैं पर्सनैलिटीज।
आपको पढ़ने को क्या मिलता है, राजा पढ़ने को मिलते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो राजाओं से पूछे जाते हैं कि इस राजा ने क्या करा, उस राजा ने क्या करा। तो सबसे अच्छा तरीका सर, अब लोग बाग बड़े घबरा जाते हैं, लोग बाग मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं, कोई गुप्ता साम्राज्य पढ़ रहा है, कोई फलाना पढ़ रहा है, कोई ढिकाना पढ़ रहा है और पढ़ते जा रहे हैं और कह रहे हैं बहुत कठिन है हिस्ट्री। बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अब आप सर क्या करिए, जितने इंपॉर्टेंट राजा हुए हैं, जितने इंपॉर्टेंट राजा हुए हैं उन सबकी एक लिस्ट बनाओ। ऐसे करके सिर्फ आपको 10 से 11-12 राजा ही इंपॉर्टेंट मिलेंगे पूरी एंशियंट और पूरी मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में। सिर्फ 10 से 11 राजा आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता देता हूं, मौर्यन डायनेस्टी में सिर्फ एक इंपॉर्टेंट राजा, एक बड़ा राजा अशोक। गुप्ता में 2 बड़े राजा, समुद्रगुप्त और आपका चंद्रगुप्त सेकंड। अगर आप वर्धन वंश में आओगे तो एक बड़ा राजा हर्षवर्धन, ठीक है। अगर आप राजपूतों की बात करो तो एक बड़ा राजा पृथ्वीराज चौहान। अगर आप मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की बात करो तो मैं बात करूं तो बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, औरंगजेब, एक कुछ बड़े बड़े राजा हैं। तो कुल मिला के आपको 10 ऐसे राजा, 10 या 11 राजा आपको मिलेंगे। तो अब आपको क्या करना है, जैसे आपने अशोक के बारे में लिखा तो वही चीज एक पन्ना अशोक का हो गया। अब एक पन्ने में अशोक ने जो भी काम करे हैं, जो भी फैक्ट विच इज रिलेटेड टू द अशोका, आपको वो सब लिखने हैं। और लिखने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। वो लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए, आपको विद इन फ्लो चार्ट में आपको इस चीज को लिखना है। अगर आप इस चीज को फ्लो चार्ट में लिख लेते हो तो ये चीजें आपको बहुत देर तक क्या होंगी, आपकी याद होंगी। ऐसे कर करके आपको 10 राजाओं के क्या बनाने हैं, 10 पेज में आपकी 10 राजा तैयार। औरंगजेब ने क्या करा था, अकबर ने क्या करा था, ठीक है, बलबन ने क्या करा था, इल्तुतमिश ने क्या करा था। ऐसे 10 पेज में आप इनके 10 फैक्ट लिखोगे, ठीक है। 10 लोगों के फैक्ट लिखोगे, किस टाइप से फ्लो चार्ट बनाकर लिखोगे, तो आपके पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट राजा हैं एशियंट के और मेडिकल, बल्कि वो सब कंप्लीट हो गए। इनसे अब कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका एग्जामिनेशन में बाहर नहीं होगा। क्लियर है सर। सेकंड जो चीज आती है, वो जो क्वेश्चन आते हैं एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री से, वो है वॉर इवेंट। क्या यहाँ पर युद्ध हुए और कुछ युद्ध बड़े ही इंपॉर्टेंट हुए। तो सर अब वो आपको बताओगे बहुत सारे युद्ध हुए, कब तक इन युद्धों को हम याद रखें, कब तक हम इन युद्धों की डेट याद रखें। तो सबसे अच्छी तरीके सर, युद्ध इंपॉर्टेंट वो है जिसने कोई चीज को चेंज करा, जिसने कोई चीज की शुरुआत करी या किसी चीज को क्या करा, खत्म करा, या कोई नई चीज को चालू करा। इस चीज को हम युद्ध करते हैं। युद्ध से 2 ही चीजें होती हैं, एक नई चीज की शुरुआत होगी या एक पुरानी चीज क्या होगी, आपकी खत्म होगी, ठीक है। कोई नई चीज की शुरुआत आपकी युद्ध करते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट युद्ध हैं आपको उनकी एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट युद्ध हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट वॉर इवेंट है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जैसे तराइन का फर्स्ट युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध और चंदावर का युद्ध। ये 3 युद्ध ऐसे थे जिनके द्वारा मुस्लिम राज्य भारत में स्थापित हुआ। ये 3 युद्ध के बाद मुस्लिम लोग हमारे यहाँ बस गए। तो आप गोला बनाइए, सर्कल बनाइए, सर्कल में ये 3 युद्ध लिखिए, इनकी डेट लिखिए और डेट लिखने के बाद डैश करके लिख दिए मुस्लिम टेरिटरी या मुस्लिम वंश की भारत में स्थापना। बस, तो आपको याद रहेगा ये 3 युद्ध इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मुस्लिम वंश इन 3 युद्ध के बाद क्या था, आपका चालू हुआ था। फिर आओगे आप किस पे, आपका पानीपत का फर्स्ट युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब आप लिख दोगे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, मुगल वंश की शुरुआत। किसकी शुरुआत हो गई? मुगल वंश की शुरुआत हो गई। पानीपत का सेकंड युद्ध, पानीपत का सेकंड युद्ध क्यों इंपॉर्टेंट, किसकी शुरुआत? अकबर द ग्रेट। पानीपत का सेकंड युद्ध जिसने किसको बनाया, आपका अकबर द ग्रेट। भारत में किस एक महान राजा की शुरुआत होती है, अकबर की शुरुआत होती है। यहीं पर आप देखोगे हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध में डैश लगा कर देखोगे महाराणा प्रताप द ग्रेट। किसकी शुरुआत, किसका नाम जो है, महाराणा प्रताप द ग्रेट का नाम हुआ। यहां पर आप लिखोगे पानीपत का तृतीय युद्ध। अब पानीपत का तृतीय युद्ध क्यों इंपॉर्टेंट, तो आप डैश लगा के लिखोगे मराठा साम्राज्य का अंत। किसका साम्राज्य का अंत हो गया? मराठा साम्राज्य, जो भारत की एक शक्ति थी, जो उभर कर आ रही थी, उसका अंत हो जाता है। यहीं पर आप लिखोगे करनाल का युद्ध। अब करनाल का युद्ध क्यों इंपॉर्टेंट? बिकॉज मुगल साम्राज्य का रियलिटी में खात्मा, अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल रूप से मुगल साम्राज्य इस युद्ध के बाद क्या हो जाता है, आपका खत्म हो जाता है। उनकी पावर पूरी तरीके से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ऐसे कर करके सर कुल मिला के 10 या 12 ही युद्ध आपके कुल मिला के निकलेंगे। कहां से निकलेंगे? आपके एंशियंट और मिडिवल से निकलेंगे।
तो कुल मिला के टोटल 15 पेजों में आपके इंपॉर्टेंट राजा कंप्लीट हो जाएंगे और आपके वॉर कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप सर इसका अंदाजा लगाओ तो आपने एंशियंट और मिडीवल हिस्ट्री का 80% सिलेबस खत्म कर दिया। 80% सिलेबस को आप क्या कर चुके हो, खत्म कर चुके हो, जो एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है। ठीक है, अब तीसरी चीज जो बनी, वो तीसरी चीज जो आपको करनी है, बिल्कुल आपको श्योर होना है कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए, तो जितने भी वंश हुए हैं उन सबका फाउंडर आपको लिखना है। जितने भी वंश हुए हैं उसका आपको क्या लिखना है, फाउंडर आपको लिखना है। तो ऐसे 1 या 2 पेज में आप सभी वंश के क्या लिख लो, फाउंडर लिख लो। तो अगर आप देखोगे तो सर आपका कुल मिला के 30 पेज में, ओनली 30 पेजेस में आपकी पूरी हिस्ट्री क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। कितने पेजेस में आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, 30 पेजों में एक हिस्ट्री, जिसको आप बड़ी बड़ी मोटी कॉपी किताबों में पढ़ रहे हो या कोई ट्यूशन पे पढ़ रहे हो, वो आपको दनादन दुनिया भर की चीजें आपको समझा रहा है, उस हिस्ट्री को आपने कितने पेजों में खत्म कर दिया, 30 पेजों में। और ये सर 30 पेज 2 दिन में रिवाइज हो जाते हैं। कितने दिन में रिवाइज हो जाते हैं, 2 दिन में। तो पेपर से पहले आप इनको 2-3 बार रिवाइज कर लो। आई गारंटी यू सर, जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा जनरल स्टडीज को लेकर, वो शायद आपका इनफेलिएबल होगा। मतलब वो कॉन्फिडेंस आपको बिल्कुल जीत दिलाएगा, बिल्कुल आपके बहुत अच्छे मार्क्स इस पेपर में अचीव आपको करवाएगा। ठीक है, तो एक स्ट्रेटेजी थी हिस्ट्री की, आप हिस्ट्री को ऐसे तैयार कर सकते हो। दोस्तों, स्ट्रेटेजी एक ऐसी चीज है जो सबकी अलग अलग होती है, पर मैंने आपको एक आउटलाइन दी है कि कैसे आप इस सब्जेक्ट चीजों को सरल बना सकते हो। चीजें पढ़ना तो देखो, पढ़ना वो है, पर पढ़ना किस प्रकार से ये बहुत बड़ा मैटर करता है। चीजों को सरल कैसे बनाया जाए, इस दिमाग का यूज कैसे करा जाए, ठीक है, वो बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि सर मैंने आपको बताया भी था, पहले ही दिन बताया था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो होता है ऑर्डिनरी में जब एक्स्ट्रा लगता है। तो जिस दिन से आप वो करने लग गए जो कोई नहीं कर रहा, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए। और पूरा खेल पेपर में उनका ही है, सिलेक्शन उनका ही है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो वो कर रहे हैं जो कोई नहीं कर रहा। तो इस दिमाग को लगाते रहिए, इस दिमाग को चलाते रहिए और एनलाइटमेंट होके पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार बहुत बहुत आप लोगों का, थैंक यू सो मच।